मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवारत हूँ। मित्रों, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ द्वारा सन 2020-21 से बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के पाठ्यक्रम का पुनर्गठन हुआ। इसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 6 निबंध तथा कथ्योत्तर गद्य को लेकर मैं मेरा विवेचन विभिन्न कड़ियों के माध्यम से आपके सम्मुख रख रहा हूं। सबसे पहले आप सभी बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के सभी छात्रों का और हिंदी प्रेमी विद्वज्जनों का सहर्ष स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली कड़ियों के अंतर्गत हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित देवदारू इस निबंध की विषय वस्तु को विवेचन के साथ सुना। यह एक ललित प्रधान शैली में लिखा गया निबंध है जो हमारी गरिमा के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे मर्म को छूने वाला ये निबंध है। हमारे अंदर मानवता का बीज बोने वाला ये निबंध है। आप कहेंगे कि हम तो मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य हम कितने प्रतिशत हैं, ये सोचने के लिए मजबूर करने वाला ये निबंध है। पिछली कड़ी में ही मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा आत्म परीक्षण कीजिए। समाज में, लेखक कहते हैं कि समाज में मस्तक वाले बहुत है, लेकिन उनके अंदर मस्तिष्क कम है। मूढ़कटों भूतों की भांति कई पिशाच मनुष्य के वेश में समाज में घूम रहे हैं। अब खुद भी आत्म परीक्षण कीजिए कि आप कितने प्रतिशत मनुष्य है और कितने प्रतिशत पिशाच है। लेखक के एक और निबंध का मैंने उदाहरण भी दिया था, जो इसी वर्ष बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय भाषा हिंदी के पाठ्यक्रम में है। नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक ने उस निबंध में बताया कि मेरे बच्चे ने मुझे प्रश्न किया, नाखून क्यों बढ़ते हैं जिसे आप बार बार काटने के लिए हमें डांटते हैं। लेखक को लगा कि ये प्रश्न आज तक मुझे क्यों नहीं पड़ा। उन्होंने उसके लिए कई शास्त्र ग्रंथ, वैदिक शास्त्र सबका अध्ययन किया, तब जाकर उसका पता चला कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के हिंसक वृत्ति के साथ है। मनुष्य के अंदर जो हिंसक वृत्ति है उसका संबंध नाखून के बढ़ने के साथ है। बार बार मनुष्य उसको काटता है, लेकिन वो कमबख्त बढ़ते ही बढ़ते चले जाते हैं। और इस निबंध में भी लेखक हमें बहुत कुछ समझाते हैं। देवदारू यह वह वृक्ष है जिसकी लकड़ी से पंडित ओझा भूत को भगाते हैं, भूत बाधा को दूर करते हैं। और यह वृक्ष महादेव जी को बहुत प्रिय है। महादेव जी उसी वृक्ष के नीचे आसनस्थ होकर समाधि लेते हैं, समाधि अवस्था में बैठते हैं। लेखक लिखते हैं, जानता हूं कि बुद्धिमान लोग कहेंगे कि यह महज गप है। गप यानी ऐसी ही गप छपे। यह भी जानता हूं कि कदाचित अंतिम विश्लेषण पर पंडित जी की कहानी पत्ता खड़का बंदा भड़का से अधिक वजनदार नहीं साबित होगी। संभावना तो यहां तक है कि पत्ता भी न खड़का और पंडित जी ने अधोपांत पूरी कहानी ही बना ली। मगर मित्रों, बलिहारी है इस सृजन शक्ति की, क्या शानदार कहानी रची है पंडित जी ने। आदिकाल से मनुष्य गप रचता आ रहा है। गप यानी कहानियां, गप्पे छप्पे, ये उसके अंदर एक कला है, अब भी रचे जा रहा है। कुछ लोग इतनी कहानियां बनाते हैं, मनगढ़ंत कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां।
कॉलेज आने के लिए देर क्यों हो गई, तो वो कहानी बनाते, लंबी कहानी। वो रास्ते में ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर ये आया, उससे मिला, उसको चाय पिलानी पड़ी, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा। ये तो हद हो गई। एक महाशय ने तो बताया कि मैं जिस गाड़ी में बैठकर आ रहा था, उसी एसटी बस में एक महिला प्रसूत हो गई और उसके लिए गाड़ी को कुछ समय तक रोकना पड़ा। कोई हिम्मत नहीं कर रहा था उसको सहायता करने की प्रसूति के समय, तो मैंने उसको सहायता की। ऐसा जीता जागता उदाहरण मेरे मित्र ने मुझे ही दिया। देखिए कि कितनी कैसी कहानी है, कितनी काल्पनिकता कितनी वास्तविकता होगी इसमें, आप सोचिए। तो मित्रों देखिए, ऐसी शानदार कहानियां लोग रचते हैं, मानो कि वैसी ही कहानी पंडित जी ने भी बनाई होगी। आजकल हम लोग ऐतिहासिक युग में जीने का दावा करते हैं। पुराना मनुष्य मिथकीय युग में रहता था, जहां वह भाषा के माध्यम को अपूर्ण समझता था, वहां मिथकीय तत्वों से काम लेता था। मिथक गप्पे भाषा की अपूर्णता को भरने का प्रयास है। आज भी क्या हम मिथकीय तत्वों से प्रभावित नहीं है? भाषा बुरी तरह अर्थ से बंधी हुई है। उनमें स्वच्छंद संचार की शक्ति क्षीण से क्षीणतर होती जा रही है। मिथक स्वच्छंद विचरण करता है, आश्रय लेता है भाषा का, अभिव्यक्त करता है भाषातीत को। मिथकीय आवरणों को हटाकर उसे तथ्यानुयायी अर्थ देने वाले लोग मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। आवरणों की सर्वभौम रचनात्मकता को पहचानने वाले कला समीक्षक कहलाते हैं। दोनों को भाषा का सहारा लेना पड़ता है। दोनों धोखा खाते हैं, भूत तो सरसों में है। जो सत्य है वह सृजन शक्ति के सुनहरे पात्र में मुंह बंद किए ढंका ही रह जाता है, पर एक गप्पों की परतों के ऊपर परतें जमती ही जा रही हैं। सारी चमक सिपी की चमक में चांदी देखने की तरह मन का आभास मात्र है। गप कहाँ नहीं है, क्या नहीं है, मगर छोड़िए भी। इतनी गप्पम गप्पे करने की कोशिश है, लोगों को मनगढ़ंत कहानियां बनाने की कोशिश, मिथकीय जीवन शैली को अपनाकर नई नई कहानियां वे रचते हैं, सुनाते हैं, और हम ऐसे लोगों के शिकंजे में आते हैं, काबू में आते हैं। वैसे जैसे लेखक उस पंडित जी की देवदारू के लकड़ी की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुए थे। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इतने मोहित हुए पंडित जी के ऊपर, यानी भूत पिशाच पंडित जी के शरण में आया था, ये पंडित जी ने उनको बताया था। तब से लेखक को रहा नहीं गया, देवदारू का वृक्ष कैसा है देखना है मुझे, देवदारू ये नाम कैसे पड़ा। और आज उसी देवदारू की झड़ियों की पंक्ति में बैठकर वे ये निबंध लिख रहे हैं। देवदारू सब एक से नहीं होते। मेरे बिल्कुल पास में जो है वह जरठ भी है, खुंटस भी है। जरा उसके नीचे की ओर जो है वह सनकी सा लगता है। एक मोटे राम खड्ड के एक प्रांत पर उगे हैं, आधे जमीन में आधे अधर में, आधा हिस्सा ठूठ
आधा जगर मगर, सारे कुनबे के पाधा जान पड़ते हैं। एक अल्हड़ किशोर है, सदा हंसता सा कवि जैसा लगता है। यानी उन वृक्षों का मानवीकरण कैसे किया, मानवीकरण के रूप में चित्रण देखिए। जी करता है इसे प्यार किया जाए, सदा से ऐसा होता आया है। हर देवदारू का अपना व्यक्तित्व होता है। जैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, वैसे हर वृक्ष का, हर देवदारू वृक्ष का अपना भी एक व्यक्तित्व है। एक इतना कमनीय था कि बैल की ध्वजा वाले महादेव ने उसे अपना बेटा बना लिया था। पार्वती माता की छाती से दूध ढरक पड़ा था। कालिदास खुद कह गए हैं। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें सबे धान 22 पसेरी दिखते हैं। वे लोग सबको एक ही जैसा देखते हैं। सबे धान 22 पसेरी। उनके लिए वह खुंटस, वह पाधा, वह सूम, वह सनकी, वह झिंझोटा, वह झबरेला, वह चंपरेगा, वह गदरौना, वह खिटखिटा, वह झक्की, वह झुमरेला, वह धोकोरा, वह नटखटा, वह चुनमुन, वह बांकुरा, वह चौरंगी, सब एक जैसे। और ये सभी प्रकार मनुष्यों के अंदर भी आपको दिखाई देंगे। झिंझोटा भी है, झबरोला भी है, चंपरेगा भी है, सनकी भी है, गदरौना भी है, खिटखिटा भी है, झक्की भी है, झुमरेला भी है, धोकरा भी है, नटखटा भी है, चुनमुन भी है, बांकुरा भी है, चौरंगी भी है। ऐसे मनुष्य के भी प्रकार हैं। जैसे देवदारू के वृक्षों के प्रकार लेखक ने देखे। महादेव जी के प्यारे बेटे कमनीय व्यक्तित्व को भी सब नहीं पहचान सकते थे। एक मदमत्त गजराज आए और अपने गंड स्थल की खाज मिटाने के लिए उसी पर पिल पड़े। जड़ें हिल गई, पत्ते झड़ गए, खाल छूट गई और आप खाज मिटाते रहे। कौन? गजराज। महादेव जी को बड़ा क्रोध आना ही था, क्योंकि महादेव जी का वह सबसे प्रिय वृक्ष देवदारू वृक्ष, और उस वृक्ष से खाज मिटाने के लिए गजराज आते हैं। खाज मिटाते मिटाते उस वृक्ष की छाल भी निकल जाती है, शाखाएं टूटती है, पत्ते गिरते हैं, जिस कारण महादेव जी को बहुत क्रोध आता है। उन्होंने उसकी रक्षा के लिए एक सिंह तैनात कर दिया। कोई भी गजराज यहां आकर अपनी खाज न मिटाए। पर मेरे सामने जो अल्हड़ कवि है, इनका क्या होगा? वो तो कहिए कि इधर हाथी ही आते नहीं, फिर भी तो डर लगता ही है। हाथी न सही, गधों और खच्चरों से तो शहर भर पड़ा है। आगे मूल विषय पर। गधों और खच्चरों से तो शहर भर पड़ा है, लेकिन मैं जिधर भी हूं उधर वे भी कम ही आते हैं। गाहे बगाहे आ भी जाते हैं, पर उन्हें देवदारू की तरफ देखने की फुर्सत नहीं होती। उन्हें देखने को और बहुत सी चीजें मिल जाती है। कोई खास चिंता की कोई बात नहीं है। इस देश के लोग पीढ़ियों से सिर्फ जाति देखते आ रहे हैं। व्यक्तित्व देखने की उन्हें आदत है न परवाह है। संत लोग चिल्लाकर थक गए कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जातन पूछो साध की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। संत कबीर ने यह बात कई बार बताई। म्यान के मोल भाव से बाजार गर्म है। आज तलवार बंद ही रह गई। व्यक्तित्व को यहां पूछता कौन है? अर्थ मात्र जाति है, छंद मात्र व्यक्तित्व है। अर्थ आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि वह धरती पर चलता है। छंद आसानी से पकड़ में नहीं आता, वह आसमान में उड़ा करता है। देखिए, लेखक ने बहुत ही
मार्मिक बात यहाँ पर की है। आज तलवारें बंद है, बाजार में म्यान का भाव चढ़ा हुआ है। अर्थ मात्र जाति है, छंद मात्र व्यक्तित्व है। जाति को महत्व है, व्यक्तित्व को नहीं, कर्म को नहीं। बात यह है कि जब मैं कहता हूं कि देवदारू सुंदर है तो सुनने वाले सुंदर का एक सामान्य अर्थ ही लेते हैं। हजार तरह के सुंदर पदार्थों में रहने वाला एक सामान्य सौंदर्य धर्म। सौंदर्य का कौन सा विशिष्ट रूप मेरे हृदय में उल्लास तरंगित कर रहा है, यह बात बस मैं ही जानता हूं। अगर मुझ में इस बात को कहने की शक्ति नहीं हुई तो वह गूंगे का गूढ़ बनी रह जाएगी। जिसमें शक्ति होती है वह कवि कहलाता है। शक्ति यानी क्या? अर्थ, शब्दों का अर्थ पकड़कर चलने वाला और गहन शब्दों का के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करने वाला, सृजन करने वाला कवि। अनेक प्रकार के कौशल्य उसके पास होते हैं। वह इस बात को कहने का प्रयत्न करता है कि फिर भी शब्दों का सहारा तो उसे लेना ही पड़ता है। शब्द सदा सामान्य को प्रकट करते हैं, कवि विशिष्ट अर्थ देना चाहता है। वो छंदों के सहारे उपमान योजना के बल पर ध्वनि साम्य के द्वारा विशिष्ट अर्थ का साधारणीकरण करता है। तो भी क्या सब उसके विशिष्ट अर्थ को समझ पाते हैं? बिल्कुल नहीं। मित्रों, यहां पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत गहन बातें बताते हैं। कवि और कवि कर्म को लेकर भी उन्होंने यहां पर बात की है। देवदारू इस निबंध के अंतर्गत समस्त समष्टि के उदाहरण वे यहां पर देते हैं ताकि मनुष्य को सही मनुष्य की पहचान हो। इस निबंध के विषय वस्तु को अगली कड़ी में हम पूरे विवेचन के साथ आपके सम्मुख इसी प्रकार रखने का प्रयास करेंगे। आपने बहुत गंभीरता से मेरी इन बातों को सुना होगा। निबंध वह है जो पहली बार समझ में नहीं आता। इस विवेचन को आप बार बार सुनिए ताकि आपको निबंध का मथित अर्थ समझ में आएगा। मित्रों, आपने सुना इसलिए आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मेरी वाणी को अल्प विराम देता हूँ। पुनः मिलेंगे इसी YouTube चैनल पर। धन्यवाद।